गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। बुक है फ्रॉम द रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये तो लग ही रहा होगा देख के कि रैट रेस से जो दुनिया फंसी हुई है रैट रेस में, उसी पे बुक लिखा है कि लोगों को खासकर 25 के एज ग्रुप वाले या 18 के एज ग्रुप वाले जब टीनेज को क्रॉस करते हैं तो उनको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये बुक आपको सिखाती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है ताकि आप फ्यूचर में इंडिपेंडेंट रहें और बचे रहें सारी असुरक्षाओं से। क्योंकि हमें स्कूलों में तो ऐसा ज्ञान मिलता नहीं है, जो ये सारी चीज़ें तो हमें स्कूलों में सिखा देनी चाहिए, 12वीं तक होते होते सीख लेना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ धज्जी उड़ा पड़ा है। तो ये बुक हमें सिखाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, किसने लिखा है? मनोज अरोड़ा। ठीक है, शुरू करते हैं। बुक का सबसे पहला सवाल कि रैट रेस क्या है। ठीक है, रैट रेस क्या है? देखिए, पहले रैट रेस समझ लीजिए क्या है। ये मान लीजिए एक व्हील है एक्सपेरिमेंट में, यहाँ एक चूहा है। ठीक है, एक चूहा। अब ये चूहा जो है इस पे दौड़ रहा है और व्हील ये घूम रहा है। चूहा कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन एक ही जगह टिका हुआ है। ठीक है, पूरी मेहनत कर रहा है कि हम तो बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन वो एक ही जगह टिका रहता है। आपने देखा होगा ऐसा। तो वो रैट रेस है। ये ठीक ठीक वैसा है जैसे एक ट्रेडमिल पे एक आदमी दौड़ रहा है ऐसे ऐसे और कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। मेहनत खूब कर रहा है, एक ही जगह टिका हुआ है, उसको रैट रेस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए एक रमेश नाम का आदमी है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। ठीक है, सैलरी कितनी है उसकी? उसकी सैलरी है 50,000 रुपये महीना। 50,000 रुपये महीना। ठीक है, और ईएमआई किस में कट रही है उसकी? घरों में, बाइक में ईएमआई जा रही है 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 ईएमआई कट गई। अब कितना बचा उसके पास? 25,000 बचा हुआ है। ठीक है, अब ये मोबाइल, नेटफ्लिक्स, आउटिंग आउटिंग में उसने 10,000 और खर्च कर दिए। फिर कितना बचा? 15,000। उसके पास केवल 15,000 रुपये बचे। अब इस 15,000 में से कभी कभी शादी में चला गया, वहाँ खर्च कर दिया, फोन वगैरह खरीद लिया। ठीक है, बिलिंग, रिचार्जिंग, ये सब में इमरजेंसी में सारा पैसा खत्म कर दिया। यानी 50,000 जो था, पूरा 50,000 मंथ एंड में खत्म। यानी इन्हें कहीं इन्वेस्ट नहीं किया कोई पैसा कि थोड़ा सा निकाल के कहीं फ्यूचर में, फ्यूचर अपने फ्यूचर के लिए सेव कर ले। कुछ नहीं किया, पूरा महीना खत्म। 50,000 पूरा महीने में उड़ा दिया, जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा? मान लीजिए इसने महीने में पूरा पैसा उड़ा दिया, कुछ भी सेव नहीं कर पा रहा है, कुछ रख रख नहीं रहा है क्यों? क्योंकि उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो क्या होगा? मान लीजिए गलती से इसका नौकरी चली गई, तो क्या होगा? ये जो ईएमआई लिया है, ये सारी चीजें कैसे भर भर पाएगा? नहीं हो पाएगा, सेविंग्स है ही नहीं। तो इसका जीवन एकदम रुक सा जाएगा और कोई बैकअप नहीं है, एक महीने तक का बैकअप नहीं है इसके पास पैसे का। तो क्या होगा? उसका जीवन दोबारा हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसी को रैट रेस बोलते हैं। इसी को रैट रेस बोलते हैं कि डेली काम करो और फिर भी फ्यूचर सिक्योर ना हो। डेली काम करना है, फिर भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आप एक और एग्जांपल लीजिए, थोड़ा तुलना कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक दिहाड़ी मजदूर है। ठीक है, एक पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है। एक दिहाड़ी मजदूर है जो डेली काम करता है और 500 रुपया कमाता है। ठीक है, और 500 रुपया एक ही दिन में खर्च कर देता है। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपया कमाता है तो महीने का 30 दिन का पकड़ लीजिए 15,000 रुपये। ठीक है, यानी रोज कमाना, रोज खाना, फिर दूसरे दिन लग जाना काम पे। अब ये कॉर्पोरेट कल्चर में काम करता है, कोई कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, सैलरी इसकी 80,000 मान लीजिए, को बहुत ज्यादा सैलरी पाया हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या है? होम, बाइक, इन सब पे ईएमआई जा रही है। मंथ एंड आते आते महीने का कुछ भी बचता नहीं, जीरो। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। देखने में तो दोनों को लग रहा होगा कि यहाँ बहुत ही सम्मानजनक सारी चीजें हो रही हैं और यहाँ दुर्गति हुई है। दुर्गति दोनों जगह है फ्यूचर में, क्योंकि ये भी कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ना कुछ सेविंग्स है ना ही कुछ सेविंग्स है। दोनों दिहाड़ी कर रहे हैं, यानी दोनों रैट रेस में फंसे हुए हैं। ठीक है, यानी रोज कमाना और फ्यूचर कहीं दिखना नहीं कि कहीं हम कुछ बन रहे हैं, कुछ ग्रोथ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक ही जगह टिके हुए हैं। यानी ये चूहे वाला व्हील याद करिए, चूहा दौड़ रहा है, व्हील घूम रहा है और एक ही जगह अटके हुए हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी या कहीं भी या सरकारी में भी काम कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, लेकिन बचाने का कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे, सेविंग्स नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रहे हैं। तो ये रैट रेस में लगे हुए हैं। अब एक फिगर दिखाता हूँ। ये इमेज देखिए, क्या है? खूब काम कर रहा है लेकिन फंसा हुआ है एक ही जगह, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है लेकिन एक ही जगह अटका हुआ है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। क्या इसकी मेहनत करने का कोई फल मिल रहा है इसको? कुछ नहीं, बस पसीना निकल रहा है और कुछ नहीं, कहीं इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो इसी में सारे लोग फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। और यही बुक समझाएगी आपको कि कैसे आपको अपने आप को मजबूत करना है। अब देखिए ये फिगर क्या दिखा रही है? सभी चूहे हैं, सभी चूहे हैं, ये सभी चूहे रेस में लगे हुए हैं। लेकिन कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसके पास ऐसा एजुकेशन आ जाता है
फाइनेंशियल, तो उस रेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, सोचता है कि निकले इस रेस से पहले। तो चूहे को दौड़ में हम जीत भी जाएंगे तो क्या होंगे, चूहे ही होंगे। तो ये चूहा सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा निकल लूँ यहाँ से, और ये चूहा लगा हुआ उसमें। तो समझ में आ गया कि रेट रेस क्या है, डेली काम करना, फ्यूचर फिर भी सिक्योर ना होना। देखिए बुक का मैसेज क्या है, बुक का मैसेज ये है कि ये जो रेट रेस में लोग दौड़े हुए हैं, ठीक है, सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है। लोगों को लग सकता है प्रॉब्लम इनकम में है, बुक कहती है प्रॉब्लम इनकम में नहीं है, स्ट्रक्चर में है। मतलब महीने की सैलरी आ रही है तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चर अभी हम समझाएंगे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैसे ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बनी हुई है, तो समझेंगे इसको। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिहाड़ी वाला दिया कि एक दिहाड़ी मजदूर है, एक कॉर्पोरेट मजदूर है, सेव नहीं कर रहे हैं लास्ट में, दोनों ही का फ्यूचर सिक्योर नहीं, एक ही जगह अटके हुए। तो मैं ये स्ट्रक्चर समझाता हूँ अब आपको कि क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। देखिए सारा प्रॉब्लम क्या है ना, सोच का है, माइंड का है। गरीब क्या सोचता है, गरीब की सोच कैसी होती है, देखिए सैलरी आ गया महीने का, फिर पहला सोच क्या रखेगा, पहले दिमाग में ये रखेगा कि पहले खर्च करेंगे खूब, ठीक है, लास्ट में अगर कुछ बच जाएगा तब इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर देंगे जो फ्यूचर में हमको सिक्योर करेगा। पहली सोच क्या है कि पहले खर्च करो, ठीक है। अब जो अमीर टाइप का सोच है वो क्या सोचता है, वो कहता है कि पहले हम इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई सैलरी आ गई, अब पहले हम उसमें से निकाल लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, फिर जो बचेगा फिर उसको खर्च करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एक पर्सन ए है, ठीक है, उसकी सैलरी 30,000 रुपये है। तो ये क्या करता है, इस 30,000 में से 5,000 निकाल लेता है, पहले पहले निकाल लेगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर जो 25,000 बचेगा उसको इन्वेस्ट करता है। ये है पर्सन ए। अब दूसरा पर्सन बी, इसकी सैलरी कितनी है, 80,000, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, पहले पहले खर्च करता है, ठीक है, लास्ट में बचता है इसके पास 5,000, तो इन्वेस्ट करता है। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ये भी 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये रेगुलर नहीं है, हर महीने ये 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, और इसकी सोच क्या है कि पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इसकी सोच क्या है कि पहले मैं खर्च करूंगा। सोच की फर्क है, ठीक है। लास्ट मंथ एंड में बचा नहीं बचा। बी का रेगुलर नहीं है ये 5,000 इन्वेस्टमेंट, पहले एक मंथ किया, फिर अगले महीने नहीं किया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरे महीने नहीं किया, फिर चौथे महीने किया। क्यों, क्योंकि लास्ट में खर्च, लास्ट में इन्वेस्ट करेगा, बचेगा तो करेगा, इस मूड में है, तो इसका रेगुलर नहीं है। ये पर्सन ए रेगुलर कर रहा है, हमेशा 5,000 जब भी सैलरी आ रही है इन्वेस्ट, 5,000 आ रहा है इन्वेस्ट, फिर जो बच रहा है उस पर खर्च कर रहा है, उस वो पैसा खर्च कर रहा है। तो थॉट का अंतर है, इसीलिए अमीर की सोच ऐसी होती है, गरीब टाइप का सोच ऐसा कि पहले खर्च करो बाद में सेव करेंगे, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, 15 से 20 साल बाद क्या होगा, जो पर्सन ए है, जिसकी सोच क्या है कि हम पहले इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। और जो पर्सन बी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, कभी इन्वेस्ट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी कर ही नहीं रहा है लंबे टाइम तक। तो क्या होगा, ये स्ट्रेस में जाएगा और पर्सन ए अमीर होगा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि हैबिट मैटर करती है, सैलरी नहीं। अब मैंने क्या कहा था, वो वाला लाइन याद करिए, प्रॉब्लम इनकम में नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर में। तो हैबिट मैटर करती है, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी आदत बनी हुई है, तो हैबिट मैटर कर रहा है, सैलरी नहीं। सैलरी भले 30,000 है लेकिन वो 5,000 निकाल ले रहा है, एक की सैलरी 80,000 है, फिर वो निकाल नहीं पा रहे 5,000। क्यों, लास्ट में बचेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, खर्चे के मूड में हमेशा रहता है, इसलिए स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। पार्ट 3 में इन्फ्लेशन समझिए क्या है पहले। देखिए एग्जाम्पल से देखेंगे, मान लीजिए आप पिज्जा खरीदते हैं, आज जो पिज्जा खरीद रहे हैं 100 रुपये में मिल जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए 10 साल बाद यही पिज्जा कितने में मिलेगा, 200 रुपये का, तो दाम पूरा बढ़ गया, महंगा हो गया पूरा, ठीक है। आज मिल रहा है 100 रुपये में, तो फ्यूचर में जरूरी नहीं है 10 साल बाद कि हमें ये 100 रुपये में ही मिले, 200 रुपये का मिलेगा, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। ये है इन्फ्लेशन, नॉर्मली समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जा रहा है, तो वही समझिए बस कि ये इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं, ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनको 6% पे, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट मिल गया तो उनका तो फिक्स्ड है, ठीक है, 6% मिलेगा। अब इन्फ्लेशन कितना जा रहा है, 6 से 7%। ये जो एफडी होता है, राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहा है बुक कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये आपको सेफ्टी दे सकती है, ठीक है, सेफ्टी दे सकती है लेकिन अमीर नहीं बना सकती, ठीक है। ये केवल टाइम पास है, फिक्स डिपॉजिट केवल टाइम पास बोल रहा है राइटर, कि आपको अमीर नहीं बनाएगी, फिक्स डिपॉजिट अमीर नहीं बना सकती आपको, केवल और केवल सेफ्टी देगी, यहाँ अपने जीवन का गुजारा गुजारा कर लेंगे आप, ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, फिक्स डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है आपका, ये केवल और केवल टाइम पास बोल रहा है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपाउंडिंग मनी मेक्स मनी, पैसा पैसा बनाता है। मान लीजिए आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटर्न में 12% मिल रहा है रिटर्न पे, ठीक है, 12%, 12% पे 20 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद आपका, मान लीजिए आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, लगभग 12 लाख, 5,000 के हिसाब से 20 का काउंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 12 लाख का पूरा इन्वेस्ट किया है,
टोटल। तो आपको फाइनल मनी बाद में कितना मिलेगा? 50 से 60 लाख। 50 से 60 लाख। सुन के बहुत हैरानी लग रही होगी ना, लेकिन क्या है ये जादू है कैसा? टाइम और डिसिप्लिन का केवल। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए जो 25-25 के एज के हैं, जो 21 के एज वाले हैं, अगर वो 500-500 भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू करें, ठीक है, हर महीने 500-500 हर महीने करना शुरू करें, तो देखेंगे जब 30 साल के होंगे तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन स्कूलों में नहीं मिलती है, ये ऐसी किताबें पढ़ने से समझ में आता है। तो ये समझ में आया कि एफडी में इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये कंपाउंडिंग, मनी मेक्स मनी, पैसा पैसा बनाता है। 5,000 आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, ठीक है, रिटर्न में 12% मिल रहा है, तो 20 साल बाद क्या होगा, ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका केवल 12 लाख रुपए हुआ है लगभग, लेकिन फाइनल मनी जब आपको मिलेगा तो 50 से 60 लाख मिलेगा। तो मैजिक क्या है? टाइम का है, डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन क्या, आप हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे थे। टाइम क्या, लंबे टाइम तक आपने इंतजार किया, लंबे टाइम तक इंतजार किया है 20 साल। तो आपका पेशेंस और डिसिप्लिन ये आपको रिजल्ट देता है 50 से 60 लाख रुपए। इस तरीके से आपका फ्यूचर सिक्योर रहता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं इन्वेस्टमेंट। 21 के एज से 30 साल 35 साल तक करते हैं, 15 साल बहुत होता है। अगर ये फाइनेंशियल एजुकेशन हो कि 500-500 200 सॉरी 1000 इन्वेस्ट भी करते रहे थोड़ा थोड़ा, बहुत होगा। देखिए अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, कई बार ये होता है कि हम न्यूज़ में सुनते हैं कि मार्केट गिर गया, मार्केट टूट गया, ठीक है, तो इसके इस डर की वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पैसा हो सकता है कि गिर जाए तो बहुत लो हो जाएगा, नहीं मिलेगा हमको, रिटर्न नहीं मिलेगा, इस डर से नहीं करते। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आलू महंगा हो गया, ठीक है, पहले आप आलू 1 किलो खरीदते थे जब नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया आलू, तो क्या करते हैं, आलू खाना छोड़ते तो नहीं है, कम खरीदते हैं, ठीक है, आधा किलो ले लेंगे। फिर जब मान लीजिए आलू बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया तब क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है, मार्केट में भी वैसे ही करते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है, मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो क्या करते हैं, कम खरीदना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस बुक कि कम खरीदना चाहिए, यूनिट वगैरह जो भी खरीदते हैं, जब मार्केट बहुत लो हो जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खरीदना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर करेगा, ठीक है, डिसिप्लिन मैटर करेगा, टाइम मैटर करेगा, लंबे टाइम तक आपको डिसिप्लिन में रहकर ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट वगैरह खरीदना बाय करना, ये करते रहिए, ठीक है, बुक यही समझा रही है, ठीक है। SIP, टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग, SIP बता बता चुके हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, SIP करते रहिए, ठीक है। टाइमिंग प्लस कंसिस्टेंसी ही हीरो बनाएगी आपको, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी ही हीरो बनाएगी। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, करते रहिए लंबे टाइम तक, कंसिस्टेंसी, फिर टाइमिंग के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज़ करनी चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में पैसे की बात हो रही है, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए वीडियोस वगैरह बना रहे हैं यूट्यूब पे, क्वालिटी वीडियो बना रहे हैं, तो बनाते रहिए, एक टाइम को आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि वही बना रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट आपको, थॉट क्लियर होना चाहिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे देखते हैं एसेट क्लासेस, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स पीपीएफ है, ईपीएफ है, किसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने से हमको आउटपुट मिलेगा। शुरू में ही बता चुके हैं, जो फिक्स डिपॉजिट यानी कैश है, ये सेफ तो है, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह सेफ है, लेकिन आपको ये ग्रोथ नहीं देता है। ग्रोथ मतलब आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट सेफ है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगा इतने इसमें। और फिक्स इनकम में जैसे पीपी और ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, पीपीएफ, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, इसमें क्या है, थोड़ा ग्रोथ है, आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, नॉर्मल ग्रोथ मिलेगा कि हाँ आप रिटायर होंगे तो आपके पास कुछ इतनी पूंजी होगी कि आपका जीवन बेहतर चलेगा, ठीक है। उससे बेहतर क्या है, प्रॉपर्टी, ज़मीन, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट महंगा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं, मान लीजिए आपने घर बनवाने के लिए लोन ले लिया बैंक से, ठीक है, होम लोन मिलता है, तो अब क्या होगा, बैंक तो इन्वेस्ट कर ही रहा है, आप फिर उसमें आप ज़मीन अपने घर बनवाया तो आपकी ईएमआई भी जाएगी उसमें, ठीक है, बैंक भी इन्वेस्ट कर रहा है, आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल बाद आपकी ईएमआई पूरी हो जाती है, यानी घर आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घर आपका होने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ गई घर की, हुई कि नहीं, ठीक है, जितना में आपने खरीदा था उससे अब ज़्यादा में जो प्रॉपर्टी है बेचेंगे। तो बैंक इन्वेस्टमेंट और आपकी ईएमआई दोनों मिल के एक लंबे समय के बाद इसका वैल्यू बढ़ा देता है ज़मीन की। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर होता है लॉन्ग टर्म के लिए। चौथा है सबसे ज़्यादा पैसा बढ़ाने वाला, ग्रोथ करने वाला, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और शेयर्स, इसी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए। म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सेफ पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप है, बीच में कुछ एक कंपनी होगी, आप उसमें अपना पैसा लगाओगे, ये कंपनी इस पैसे को फैला देगी, XYZ
एबीसी कंपनी में, बहुत सारी कंपनियों में आप एक पैसा इधर इधर लगाएगी लंबे टाइम तक। यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट हुआ तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, म्यूचुअल फंड और शेयर। तो क्या होता है, इक्विटी में अप डाउन काफ़ी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा देने की क्षमता इसी में है, इक्विटी में। समझ में, शुरू से देखिए किसमें कम है, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ा है। एफडी में ठीक है, ग्रोथ नहीं मिलेगा लेकिन सेफ है। फिक्स ईपीएफ ग्रोथ थोड़ा है लेकिन रिटायरमेंट तक के लिए सेफ्टी है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जबरदस्त है। ठीक है, फ्लक्चुएशन है लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा यहीं है। ठीक है, अब देखिए रूल क्या है, ये समझना ज़रूरी है। खासकर आपको अपना एज समझना होगा, किस एज में हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें, किस एज में हम इक्विटी में कम इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर आप यंग एज में हैं, 21 से 30 के बीच में हैं, 25-26 में, रिस्क लेने की क्षमता आप में ज़बरदस्त होगी, आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है उस वक्त आपको सेफ्टी भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा रिस्क लेने के लिए कूद पड़े, मूवी देख लिया है और ज़बरदस्त कूद गए। ठीक है, एज मैटर करता है। मान लीजिए मेरा नाम सूर्या है, ठीक है, मैं 25 साल का हूँ, तो इस वक्त मेरे अंदर एनर्जी है, टाइम है मेरे पास को, तो मैं क्या करूँगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा 40 से 60% तक, 40 से 60% इक्विटी में, शेयर मार्केट वाला मामला जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है और मेरे पास एनर्जी है सब चीज़ों के लिए। मान लीजिए मैं इसमें डूब भी गया तो मेरे पास एनर्जी है, टाइम है रिकवरी के लिए। अब मान लीजिए मैं 45 साल का हो गया, ठीक है, तो इस वक्त मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, ईपीएफ जैसे चीज़ों में। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारा सेफ्टी मैटर करता है। 45 साल का और 25 साल की एज में काफ़ी गैप होता है। 45 साल की एज में उतनी एनर्जी नहीं होती है आपको, उस वक्त आप लॉस झेलने की हालत में नहीं है। ठीक है, 25 की एज में आप लॉस झेल लेंगे, रिकवरी कर लेंगे। 45 साल की एज में आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे, उस वक्त आप में उतना टाइम नहीं है। इसीलिए जब 25 साल की एज में हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ध्यान देना चाहिए, और जब 45 साल की एज हो तो फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, ईपीएफ जैसी चीज़ों पे जाना चाहिए। ठीक है, एज मैटर करता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लिखा है कि इन्वेस्टमेंट का रूल है ये कि यंग एज में आप रिस्क लीजिए, ओल्ड एज में रिस्क मत लीजिए, उसमें सेफ्टी ध्यान दीजिए। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा कि 25 साल की एज में इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 45 साल की एज में आप एफडी, पीपीएफ में सेफ्टी देखिए, उस वक्त रिस्क लेने का खतरा मत उठाइए। ये अकॉर्डिंग टू दिस बुक। देखिए आगे इन्वेस्टमेंट टूल, देखिए एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, ये आपके इमरजेंसी फंड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको रिच नहीं बनाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अमीर नहीं बनाएगी। जो मैंने पहले बोला कि फिक्स डिपॉजिट आपको सेफ्टी तो देती है लेकिन आपको ग्रोथ नहीं देती है। तो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट इमरजेंसी का फंड मान लीजिए इसको। ठीक है, दूसरा है पीपीई और ईपीएफ, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है इसको, तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ है, थोड़ा ग्रोथ मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं। म्यूचुअल फंड को अपनाना चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन मैन, वुमेन, जो थर्ड जेंडर है, इनका कह सकते हैं ये हथियार है म्यूचुअल फंड। क्या होता है, आप है, बीच में एक कंपनी आ जाएगी और आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कुछ पैसा इस कंपनी को देंगे, ये पैसा अपने खतरे को उठाएगी। ठीक है, ये लगाएगी हर जगह, फिर जो प्रॉफिट होगा इन सब जगह से। इतना डाइवर्स इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है इस कंपनी का, देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट करी प्रॉफिट हुआ, यहाँ इन्वेस्ट करी प्रॉफिट हुआ, हो सकता है यहाँ लॉस हो जाए, तो ये जो प्रॉफिट यहाँ हो रहा है ये कवर हो जाएगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, इसलिए म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनके लिए वेपन की तरह है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का शॉर्टकट है, ये इन्वेस्टमेंट टूल बता रहे हैं। देखिए, और जो मैंने अभी बोला था कि घरों में पैसा इन्वेस्ट करना, लोग अक्सर मान लेते हैं कर्ज लेना खतरनाक हो जाता है। कर्ज, वो वाला कर्ज खतरनाक होता है जिससे एसेट जनरेट नहीं होता है। ठीक है, जिस कर्ज से एसेट जनरेट हो फिर आपको फाइनल आउटपुट एक टाइम के बाद मिले, वो बुरा नहीं होता है। बुरा कर्ज कौन सा होता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड उठा लिए और खा पी के उड़ा लिए, समझ में? क्रेडिट कार्ड लिया, खूब खा पी के, कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा है इससे। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया, इससे कुछ अपने कोई शॉप वगैरह छोटा मोटा खोला, उससे कुछ इनकम हो रही है तो ठीक ठीक है, गुड इन्वेस्टमेंट जैसा लगेगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड लिया और खा पी के उड़ा दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब होता है ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो फिर बेकार है ये। तो क्रेडिट कार्ड को ये बुक बोलता है बेकार है पूरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ढंग से, जिससे आपको जैसे कोई एसेट ना जनरेट होना। ठीक है, और घर जो आप होम लोन लेते हैं तो क्या होता है, इसमें आप ईएमआई अपना लगा देते हैं, बैंक भी अपनी तरफ से पैसा लगाता है, और एक लंबे टाइम के बाद इस घर की कीमत दोगुनी हो जाती है, मार्केट प्राइस इसकी डबल रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक अच्छा कर्ज बोला है कि हो घरों में इन्वेस्ट करना, यानी आपके लिए बेहतर है ये। अब देखिए इंश्योरेंस, कई लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये बुक क्या कहती है, ये कहती है कि पहले दिमाग से ये निकालो कि इंश्योरेंस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट।
इंश्योरेंस इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रोथ होता है, और इंश्योरेंस लेना ग्रोथ होना नहीं होता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस ले रहे हो तो केवल प्रोटेक्शन ले रहे हो, ये नहीं कि आप इंश्योरेंस में आपने इन्वेस्ट किया तो उसको इन्वेस्टमेंट गिनो। इन्वेस्टमेंट का क्या दूसरा मतलब है? ग्रोथ। इंश्योरेंस केवल और केवल आपका प्रोटेक्शन देगा, आपको कोई ग्रोथ नहीं देगा, आपको करोड़पति नहीं बनाने वाला वो। एक लॉन्ग टर्म केवल मेच्योरिटी के बाद आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, बस उतना ही है मामला, को अमीर नहीं बनाने वाला। तो इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, केवल और केवल प्रोटेक्शन से समझेंगे। तो क्या करना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा ग्रोथ मिलता है, ठीक है। अब देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, उनको अपना पैसा बढ़ाना है, वेल्थ बनाना है, तो कुछ नियम है। देखिए, जब भी आपको सैलरी मिले, पहली सैलरी मिलती है तो अपने आप को पहला पैसा दीजिए। ये नहीं कि पैसा उड़ाने लग जाए। 80,000 मिलता है तो 30,000 कुछ अमाउंट अपने पास रखिए, अपने पास रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अपने आप को पहले दीजिए उस सैलरी से। और देखिए, जल्दी स्टार्ट करिए। मतलब आपका 21 का एज है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल गई है, आपको पता है फाइनेंशियल एजुकेशन है आपके पास और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, सारी चीज़ें। अब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्टार्ट करिए, वेट मत करिए कि 30 में स्टार्ट करेंगे, 5 में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, 21 के एज में ही स्टार्ट करिए, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड से दूर रहिए, कोशिश करना है क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों से दूर रहे, खासकर मिडिल क्लास फैमिली, ये उन्हीं के लिए है। टिप्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मान लीजिए किसी ने टिप्स दे दिया कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर दो, कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, गलती नहीं करना है इससे, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो उसमें हाथ नहीं डालना है गलती से भी, और सब्र रखना है खूब। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप चाहेंगे ना कि थोड़ा सब्र रख के पैसा उसको बढ़ने दीजिए, ये नहीं कि तुरंत जाके आप 2 साल बाद पैसा निकाल लें। सब्र रखना है खूब। ये मिडिल क्लास फैमिली को अपना वेल्थ बढ़ाने का ये टिप्स है केवल, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। प्लान बनाना पड़ेगा आपको। कैसा? आपको लिखना पड़ेगा कि हर महीने का पैसा जा कहाँ रहा है, काउंट करिए कि पैसा कहाँ जा रहा है, उसको लिखिए। असेट और लाइबिलिटीज को मेजर करिए कि आपके कितने असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। उधार कर्जा इन सबको निकाल के पता करिए कि आपका एक्चुअल एसेट है कितना, ठीक है। गोल सेट कर लीजिए एक, कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है। जब ये प्लानिंग चलेगी और फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे उस दिशा में, ठीक है। कि 10 साल के बाद मुझे कहाँ देखना है। अब आप मान लीजिए 10 साल की प्लानिंग वगैरह नहीं मानते, अब चाय की टपरी पे बैठे, आप 10 साल बाद भी अपने आप को चाय की टपरी पे देखना चाहेंगे, या फिर चाहेंगे कि कुछ बेहतर कर लें। तो ये बुक कहती है कि अपना गोल सेट करो, मंथली एसआईपी सेट रखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हर महीने का कितना इन्वेस्ट करना है ये तय रखो हमेशा, और एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहो, सुनो मत ज़्यादा, ठीक है। इन्वेस्ट करते रहो, ठीक है। और क्या करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है। अगर स्टार्ट कर देना है तो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और छोटे छोटे अपने जो आपने जो गोल सेट किया है फिर अचीव होता है तो उसको सेलिब्रेट करिए। दुनिया दे दुनिया क्या बोलती है उसके चक्कर में पड़ने का कोई मतलब नहीं, खाना देने नहीं आएगी आपको। तो इन्वेस्ट करिए, ठीक है। छोटे छोटे गोल अपने अचीव किए, उसको सेलिब्रेट करिए। अब सेव टैक्स, टैक्स बचाना है। जब देखिए मैं टैक्स बचाने की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ टैक्स चोरी करिए, ठीक है। टैक्स कैसे बचाएंगे? टैक्स बचाना चोरी करना नहीं होता है, पूरा लीगल तरीके से गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आप टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? आप ये करिए, आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आप पीपीएफ ईपीएफ में डालिए पैसा। ये तरीके हैं कि आपका टैक्स अगर आपको बचाना है, आपका टैक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो खुद गवर्नमेंट करिए, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक में ही पैसा रहेगा, और वो बैंक किसी को लोन वगैरह देने में, फिर वो प्रॉफिट कमाने में लगाएगी, फिर आपको डबल देगी। इसलिए गवर्नमेंट कहती है इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दीजिए, खुद ही गवर्नमेंट कह रही है। एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सैलरी, 50-80 हज़ार सैलरी है आपकी जा रही है, मान लीजिए टैक्स जा रहा है 20,000, आपको ये बचाना है तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट खुद सामने से आके कह रही है इसमें इन्वेस्ट कर दो, टैक्स बचा लो अपना। तो टैक्स बचाने का मतलब ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि चोरी करिए, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, ये सब लीगल है बिल्कुल, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, एनपीएस में इन्वेस्ट कर दीजिए, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा बच जाएगा। और एक लंबे टाइम के बाद आप देखेंगे आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है आप ही को मिलेगा, काफ़ी फायदे में, लंबा, काफ़ी भारी अमाउंट मिलेगा आपको। अब देखिए, टैक्स पैन करना है, जो मैंने अभी कहा ना कि टैक्स सेव करने का मतलब होता है टैक्स चोरी ना करना, ठीक है। गवर्नमेंट लीगल तरीके से आपको सारी टूल्स दे रही है कि सेव कर लो, ठीक है। तो टैक्स प्लान करना है, तो इसको कहते हैं साइलेंट इनकम। टैक्स प्लानिंग इज इक्वल टू साइलेंट इनकम। वो जो मान लीजिए महीने का 50-30 हज़ार भी बचा ले रहे हैं टैक्स का, ठीक है, तो वो 30,000 महीने महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं। अब वही पैसा आपको एक समय के बाद, लंबे टाइम के बाद खूब ज़्यादा होकर मिलेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, जितना पेशेंस आप में रहेगा इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है, तो उतना आप ज़बरदस्त हीरो बनेंगे। लेकिन जितने भी करोड़पति, अमीरपति कहते हैं ना, बहुत अमीर है,
उनमें सब्र बहुत ज़बरदस्त होता है, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हर चीज़ में। देखिए फाइनल मैसेज क्या है बुक का? ये कहती है कि शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है? ना मैं ये कोई कह रहा हूँ कि आप रातों-रात अमीर बन जाइए। एक फाइनेंशियल एजुकेशन जो एक मिडल क्लास को चाहिए, ये बुक दे देती है। सिंपल रूल अपनाना है, टाइम का ध्यान देना है, पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, खासकर एसआईपी के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, सब चीज़ों एसआईपी डिसाइड करिए अपना, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, पेशेंस रखिए, एक टाइम के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? ये बुक नहीं कह रही कि आप रातों-रात करोड़पति बन जाइए या फिर शेयर मार्केट के हीरो बन जाइए। बुक बस सीधा-सीधा ये मैसेज दे रही है कि जो मिडल क्लास है उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है उसके पास, स्कूलों में मिला नहीं। जो कि ये सारी चीज़ें स्कूलों में ही मिल जाना चाहिए। स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं? जीडीपी, जीएनपी पढ़ा के निकाल देंगे। बच्चा भी रट के निकल जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं। जब प्रैक्टिकल नॉलेज पता चलता है तो 12th तक जाते-जाते उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे मुझे लाइफ प्लान करना है। वो नहीं है, ये बुक वही दे दे रही है आपको कि बस यार मिडिल क्लास फाइनेंशियल सिस्टम सीख लो बस, कैसे करना है, स्कूलों में मिलेगा नहीं, ये किताबों से ही मिल सकता है, ठीक है? तो क्या करना है, इस रैट रेस से बाहर निकलना है, खासकर जो मिडिल क्लास कुआँ खोदो पानी पियो, कुआँ खोदो पानी पियो वाले मामले में लगा हुआ है ना, बस उसी से ये बुक कहती है बाहर निकलो। इस टूल को अपनाओ और धीरे-धीरे करके आप सेव करना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो चूहा नहीं बनना है। चूहे की रेस में दौड़ रहे हैं लेकिन चूहा नहीं बनना है, उस रेस से बाहर निकलना है। ये बुक वही आपको एजुकेट करती है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है एजेस स्पीशीज़ एसएससी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेल फीमेल ही देखेंगे, थर्ड जेंडर को भी देखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।